अब खबरें विस्तार से। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शस्त्र पूजा की। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आरएसएस प्रमुख ने आरएसएस के संस्थापक स्वर्गीय केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर नागपुर के ऐतिहासिक रेशम बाग में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवक राष्ट्र की सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक रूप से समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ का चिंतन समाज के हित में है। संघ की शाखा में अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है। और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ी करनी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज का संगठित होना देश की एकता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि पहलगाम में भारतीय नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की गई। इस आतंकी हमले से देश में दुख और क्रोध की लहर उठी, लेकिन हमारी सरकार और सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का पुरजोर उत्तर दिया। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका की टैरिफ नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका की टैरिफ नीति की मार सब पर पड़ रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा, स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं है। कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है, परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए। हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। विजयादशमी उत्सव का ये दिन संघ का शतक पूर्ति दिवस भी है। आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। नागपुर की ये पवित्र धरती आधुनिक भारत के विलक्षण निर्माताओं की पावन स्मृति से जुड़ी हुई है। उन राष्ट्र निर्माताओं में ऐसे 2 डॉक्टर भी हैं जिनका मेरे जीवन निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे दोनों महापुरुष हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर।
वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संघ में व्याप्त समरसता और समानता तथा जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे। संघ में व्याप्त समरसता, समानता और जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसका विस्तृत विवरण संपूर्ण गांधी वाङ्मय में मिलता है। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली को संबोधित किया था और कहा था कि वे वर्षों पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में संघ के एक शिविर में गए थे। गांधी जी संघ के शिविर में अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। और इस समय हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं नागपुर और दिल्ली से। नागपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश कुमार शीतल, वहीं दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र, लेकिन रिपोर्टर को जोड़े इससे पहले आपको बता दें कि आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर नागपुर के रेशम बाग में एक भव्य आयोजन किया गया। और आज सुबह जब हमने डॉक्टर मोहन भागवत को सुना तो कई बड़ी बातों का जिक्र वो कर रहे थे, जिसमें जिस तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो चुनौतियां हैं उसको कैसे पार पाना है और देश को कैसे विकसित बनाना है, इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और एक बार फिर चलेंगे हमारे संवाददाता के पास, योगेश कुमार शीतल हैं और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ रुक करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरीके से योगेश यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेश, जब हमने देखा था, जब संघ 100 साल पहले जब अस्तित्व में आया था तब आवश्यकताएं कुछ और थी, चुनौतियां कुछ और थी। आज जब 100 साल पूरे हुए हैं तो एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि भारत को अगर विकसित बनाना है तो जो आगे चुनौतियां हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी और राष्ट्रीय जगत से भी, उन चुनौतियों को कैसे पार पाना है, संघ उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देखिए भावना, मुझे लगता है जिस तरीके से संविधान की आत्मा की बात होती है कि संविधान अगर संशोधन हो भी जाए लेकिन जो आत्मा है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, उसी तरीके से अगर आप संघ के विचारधारा की बात करेंगे तो संघ जो 100 साल पहले था और अभी जो है, चीजें हो सकता है समय के साथ बदली हो, परिधान भी बदले समय के साथ, काफी चीजों पे दृष्टिकोण जो है उसमें भी सुधार जो है वो महसूस किया जा रहा है। लेकिन जो संघ की आत्मा है, जो आत्मीय विचारधारा है जिससे कि संघ का पूरा निर्माण हुआ, चाहे वो संगठन को मजबूत करने का हो, चाहे वो समाज में एक रास्ता सामंजस्य बैठाने की बात हो, चाहे वो जो भारतीय नैतिक मूल्य है, जो संस्कृति है भारत की, उसको लेकर आगे चलना हो, ये अभी भी वैसा ही है जैसा संस्था जो स्थापना हुई थी उस वक्त थे। और यही चीज अगर आप मोहन भागवत की पूरी अगर स्पीच को देखेंगे, पूरे अगर उद्बोधन को आप देखेंगे तो जिन चीजों को उन्होंने रेखांकित किया, जिन डॉट्स को उन्होंने कनेक्ट करके जो तस्वीर बनाई अपने भाषण के जरिए, उसमें आपको उसी चीजों की चीज जो है उसका जो प्रतिबिंब है वो आपको दिखेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो जो उन्होंने भारतीय समाज की बात की है कि समाज में परिवर्तन को लेकर जिस तरीके से देश और बाकी जो देशों में जिस तरीके की घटनाएं देखी गई है पिछले कुछ समय में, अगर आप भारत में देखें तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया, जो एनार्की जो है, बेसिकली ग्रामर ऑफ एनार्की जिसको उन्होंने कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने, कि अराजकता से जिस तरीके से अगर क्रांतिकारी परिवर्तन की बात है तो वो कभी जो है वो सफल नहीं होता, और जब भी ये होता है तो व्यक्तियों से जो समाज का निर्माण होता है उससे ही ये संभव होता है। यानी कि अगर समाज को कोई नई दिशा देनी है या फिर समाज में अगर परिवर्तन करना है तो ये ऊपर से नहीं होकर नीचे से जो है, जो नीचे जो व्यक्ति है, बेसिकली व्यक्ति के आचार व्यवहार में जिस तरीके से परिवर्तन होता है उसी से पूरा समाज बनता है, क्योंकि समाज का निर्माण ही लोगों के जरिए होता है। ऐसे में समाज का परिवर्तन जो है वो भी व्यक्ति के माध्यम से जाता है और संघ इसी काम को करता आया है। दूसरी बात अगर आप देखें तो जो यूएस टैरिफ की बात है उसको उन्होंने कहा कि किस तरीके से स्वावलंबन जो है इस वक्त समय की जरूरत है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कई मंचों पर कहते आए हैं कि किस तरीके से मेक इन इंडिया हो या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया हो, इसकी भी बात उन्होंने की। इन सब के अलावा जो बाकी इशूज हैं जिससे कि पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है, क्लाइमेट चेंज, उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से देश के अंदर जो है तो कई बड़ी बातों का यहाँ जिक्र किया है। यहाँ हमारे साथ योगेश दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप चाहे 100 साल पूरे कर लिए हों लेकिन एक ही विचारधारा रही है, राष्ट्र प्रथम की, और ये हमने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी सुना और आज डॉक्टर मोहन भागवत की भी जो विचारधारा है वो सुना। डॉक्टर हेडगेवार से लेकर आज तक जो संघ की विचारधारा रही है, राष्ट्र प्रथम की नीति रही है, उसको आगे लेकर हमेशा प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। देखिए, संघ जब अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है तो ऐसे में
संघ की क्या भूमिका है और आगे क्या भूमिका रहने वाली है, अभी तक के क्या कार्य रहे हैं, ये जरूरी है कि देश और दुनिया उन्हें बेहतर से तरीके से जान पाए। इसीलिए देश भर में कार्यक्रम, संगोष्ठियां और व्याख्यान मालाएं रखी गई हैं। साथ ही साथ शाखा विस्तार का एक लक्ष्य तो रखा ही गया है। दरअसल संघ के जो सेवा कार्य हैं, जो हमने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक तमाम ऐसी आपदाओं के समय देखे हैं, जब संघ के स्वयंसेवक आगे आकर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई राष्ट्र को मजबूत बनाने में, लोगों को राहत पहुंचाने में। अब आगे संघ क्या कुछ भूमिका निभा सकता है, उसके लिए हम जानते हैं कि पंच परिवर्तन का जो एक बात कही जाती है, जिसमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, इसके साथ ही साथ स्वदेशी पर बहुत जोर है। और ये बात आज संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कही कि परस्पर निर्भरता जो तमाम हम देखते हैं, लेकिन ये एक तरह से कमजोरी नहीं होनी चाहिए, यह अभिप्राय था उनका कहने का। यानी जिस स्वदेशी की, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार जिस पर आगे बढ़ती है, उन मुद्दों को एक तरह से किस तरह से संघ अपने तौर पर उसे आगे बढ़ाता है, जागरूकता के रूप में, स्वदेशी को आगे बढ़ाने के रूप में, आत्मनिर्भर होने के रूप में। और हम दुनिया को एक तरह से मजबूत भारत एक संदेश देता है कि विश्व को बेहतर बनाने में क्या भूमिका हो सकती है, बेहतर पर्यावरण हो, बेहतर कुटुंब प्रबोधन हो, और साथ ही साथ हम एक तरह से एक परिवार के तौर पर सेवा भाव से काम करें। तो उस तरफ अब जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, तो हमारी जो चुनौतियां हैं अब, उस लिहाज से क्या भूमिका हो सकती है संघ की समाज को निर्माण करने में, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण जो एक संघ का उद्देश्य रहा है, उस दिशा में आज का जो संबोधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस बात को रेखांकित करता है जिसे संघ समय समय पर कहता रहा है कि हमें करके दिखाना है, यानी स्वयंसेवक अपने आचरण से लोगों के सामने उदाहरण पेश करें। ये संघ का हमेशा से एक कहना रहा है कि सिर्फ बातें नहीं, आचरण से दरअसल उदाहरण पेश किया जाता है। साथ साथ योगेश, हमने ये भी सुना डॉक्टर मोहन भागवत को, क्योंकि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। 100 वर्ष एक तो आरएसएस के पूरे हुए हैं, साथ ही साथ आज 2 अक्टूबर का दिन है, आज गांधी जयंती भी है। स्वदेशी का नारा, स्वावलंबी बनाना, इसके लिए डॉक्टर मोहन भागवत ने भी दिशा निर्देश कहीं ना कहीं देते हुए, संदेश बड़ा देते हुए गए। कल हमने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना तो उन्होंने भी यही बात की। हम गांधी के उस नारे को भूल नहीं सकते जब वो कहते थे कि स्वदेशी अपनाना है, और आज उसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। देखिए, स्वदेशी जो है वो इस वक्त आप देखेंगे तो भारत की मुख्य धारा के जो भी वक्ता हैं, उनके मुंह में ये चीज आपको, उनके उद्घोषण में आपको कहीं ना कहीं उद्बोधन में ये चीजें दिखेगी, उनके मुख से ये चीजें निकलती है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ समय से, हम अगर सीधे सपाट शब्दों में कहें तो पिछले 1 दशक में स्वदेशी को लेकर जितनी बड़ी बातें हुई और जितने बड़े काम हुए हैं, चाहे वो विभिन्न योजनाओं के जरिए हो, चाहे वो विभिन्न गतिविधियों के जरिए हो, चाहे वो अपनी डिप्लोमेटिक स्टैंड की वजह से हो। आप कोविड के एरा में देख लीजिए, स्वदेशी वैक्सीन से लेकर अगर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लीजिए, डिफेंस सेक्टर देख लीजिए, अगर आप इसको जितना कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक लेकर जाएंगे उतनी ज्यादा चीजें इसकी परिधि में शामिल होती जाएंगी, और आपको लगेगा कि क्यों ये चीज इतना महत्वपूर्ण हो रहा है कि संघ अपने जो शताब्दी वर्ष है उसकी स्पीच में जो उनका दूसरा या तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था। तो ये चीज जो है, जब प्रधानमंत्री खुद इस चीज को कर रहे हैं, संघ जो प्रमुख है वो इस चीज को कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्वदेशी को लेकर एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो इस वक्त देश देख रहा है। एक संक्रमण काल आप कह सकते हैं उससे देश गुजर रहा है, और खास करके वैसे समय में जबकि देश त्योहारों के सीजन में प्रवेश करने जा रहा है। दिवाली है, छठ है, कई सारे के त्योहार जो है वो शुरू होंगे। तो एक लीक है जिसको लेकर की एक दिशा दी गई और उसको लेकर संघ चल रहा है। दूसरी बात, महात्मा गांधी की अगर बात करें तो सबको पता है कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी से जुड़े हुए कई आंदोलन चलाए। आप चाहे वो टैक्स से जुड़े हुए जो आंदोलन है उसको अगर आप मिस करें, चाहे वो दांडी यात्रा ले लें, चाहे वो विदेशी चीजों के जो बहिष्कार की बात हो, ऐसे कई सारे स्टेप जो है वो लिए गए थे। संघ जो है, जब महात्मा गांधी ने खुद संघ की प्रशंसा भी की थी,
थी कई मौकों पर, जब चाहे छुआछूत से जो अस्पृश्यता से जो संघ का संघ उसके प्रति जो जागरूकता जो फैला रहा था, तो इन सब चीजों की वो भी की गई। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो स्वदेशी इन सब चीजों का एक केंद्र रहा है, और आज के जो भाषण है उसमें स्वदेशी को उन्होंने एक बहुत बड़ा विषय राष्ट्र सर्वोपरि, और इसी विचारधारा को लेकर आरएसएस अब आने वाले वर्षों में भी आगे चलना चाहता है और विकसित भारत के लक्ष्य को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए स्वयं सेवक भी जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ शैलेंद्र और योगेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। किंग देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। अबे क्या मस्त बाइक है यार, अंकल की कोई अभी तुड़वा दी क्या? अरे नहीं, तो कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया क्या? 8,000 का। मतलब भाई इस GST बचत उत्सव 350 सीसी से कम की हर बाइक पर होगी लगभग 8,000 तक की बचत। तो मिला ना खजाना। क्या बात है यार, बढ़िया। अब चल तुझे घुमा के लाता हूँ। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती है। राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ सर्वधर्म प्रार्थना में भी उन्होंने भाग लिया। वहां भजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुने। और ये तस्वीर देख रहे हैं आप उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की। इन्होंने भी बापू के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित बापू का जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणापुंज है और आज उनको पूरा कृतज्ञ राष्ट्र कोटि कोटि नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन अपने आप में एक आदर्श रहा है और उनके स्वदेशी स्वराज के विचार सदियों तक प्रेरित करते रहेंगे। और आज सभी गणमान्य व्यक्तियों ने जाकर बापू के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। देश आज बापू को याद कर रहा है। जब आज राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा हुआ है तो भला नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC कैसे पीछे रहती। राष्ट्रपिता के बारे में NCC कैडेट क्या जानते हैं, राजघाट पर मौजूद हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने उनसे बात की। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर काफी संख्या में NCC कैडेट भी पहुंचे। जानते हैं वो कितना जानते हैं बापू के बारे में। Today we all NCC cadets are gathered here today to commemorate 2nd of October, that is Gandhi Jayanti, and this is not only celebrated in India but throughout the world. We celebrate this day as International Day of Non-Violence because Gandhi ji's philosophy of satyagraha is centered around truth. सर हमने बचपन से यही सुना है कि महात्मा गांधी जी फ्रीडम फाइटर थे, उन्हीं की वजह से जितने भी अहिंसा के आंदोलन हुए थे उन्होंने ही साउथ अफ्रीका से आके वो स्टार्ट किए थे। उन्होंने अहिंसा का मार्ग हमें बतलाया है, उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चल करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। महात्मा गांधी जी ने हमें यूनिटी के बारे में बहुत बताया है, एकत्रता। जब हमारे आंदोलन होते थे चाहे चंपारण हो, उसमें सबको एकत्र किया था उन्होंने, सारी भारतीय को। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज गांधी जी की 156वीं जयंती है जो हम यहाँ राजघाट पर सभी एकत्रित हुए हैं और उन्हीं की बदौलत ही, उन्हीं के सत्य अहिंसा के मार्ग से हमें आज़ादी मिली है और आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। सत्य और अहिंसा
महात्मा गांधी के दो मूल मंत्र। आज दो विश्व युद्ध झेलने के बाद तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम गांधी जी के ये दो मूल मंत्र फिर से याद कर लें, फिर से अपना लें, कोशिश कर लें, तो हम तीसरे विश्व युद्ध से बच सकते हैं। गांधी जी तो अब नहीं रहे, लेकिन हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए अगर हम इन्हीं विश्वास और दृढ़ता के साथ इन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़े, जरूर विश्व युद्ध से बच सकते हैं। और यही हमारे मोदी जी भी कर रहे हैं। गांधी जी ने जो हमें कौल दिखाए, हमें उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करनी चाहिए। जैसे कि तुम्हारे गाल पे एक कोई थप्पड़ मारे, तुम उसे अपना दूसरा गाल रख दो। और सत्याग्रह सच सच बोलना है आपको, हिंसा नहीं करना। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। हमें साधारण रहना चाहिए, हमें अपने पर काबू रखना चाहिए और हमें एकता के साथ जीना चाहिए। हमें एकता से ही आज़ादी भी मिली थी और हमारी एकता ही हमको हमारी पहचान है। तो ये कैडेट भी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। कैमरामैन मोहित उइके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। संविधान सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। आपको बता दें, संसद परिसर में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उनके साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान सदन में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। ये तस्वीरें संसद भवन परिसर की, जहां संविधान सदन के सेंट्रल हॉल यानी कि केंद्रीय कक्ष में ये कार्यक्रम हुआ, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी 121वीं जयंती है। इन दो विभूतियों को आज कृतज्ञ राष्ट्र कोटि कोटि नमन कर रहा है, उनके विचारों से प्रेरणा ले रहा है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित जो उनका जीवन था और उनके जो आदर्श थे, वो देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। बापू का जो पूरा जीवन था, वो व्यक्तित्व था, उनका विचार थे और उनका संघर्ष हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेती रहती हैं और संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती है और उनका जीवन अपने आप में एक आदर्श रहा है। उनके स्वदेशी स्वराज के विचार सदियों को प्रेरित करते रहते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को कोटि कोटि नमन कर रहा है इस समय राष्ट्र। संविधान सदन से तस्वीरें, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बापू को नमन किया है। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य संविधान सदन में उपस्थित रहे और बापू को नमन किया गया। इससे पहले सुबह की तस्वीरें जो थी वो राजघाट से आई थी। राजघाट पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, पुष्पांजलि अर्पित की थी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। उनके साथ कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे और इस समय संपूर्ण राष्ट्र आज बापू को नमन कर रहा है। महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को भारत की भूमि पर एक संत पैदा हुआ था, जिसने अपने असाधारण कार्यों और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी थी।
ये तस्वीरें संविधान सदन से, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच चित्र पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऊर्जावान नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज जब सुबह की तस्वीरें हमने देखी थी तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपनी सादगी और विनम्रता के लिए बहुत ही लोकप्रिय थे लाल बहादुर शास्त्री। बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे लाल बहादुर शास्त्री, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती है। और आज जब हमने सुबह की तस्वीरें देखी थी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर भी पहुंचकर वहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। आज देश 2 बड़ी विभूतियों की जयंती मना रहा है। साथ ही साथ आज विजयदशमी का भी त्योहार है। 2 विभूतियां यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती मनाई जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम में दोनों ही इन विभूतियों का अहम योगदान रहा है। देश को एक नई दिशा और आयाम देने का भी इन दोनों विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज कृतज्ञ राष्ट्र इन दोनों को नमन कर रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह विजय घाट पहुंची, जहां उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी के साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई दिल्ली में विजय घाट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जिन्होंने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी से थोड़ी दूर पर बसे एक छोटे से शहर मुगलसराय में हुआ था। ये तस्वीरें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। उन्होंने भी विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इन दोनों विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके विचार जो आज देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उस पर भी एक बड़ा संदेश यहां से जाता हुआ, जब देश के गणमान्य व्यक्ति आज देश की दो महान विभूतियों को याद कर रहे हैं। पूरा देश आज इन्हें याद कर रहा है और इनके किए हुए कार्य और इनके आदर्श आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये आदर्श बने रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर गुजरात के भुज पहुंचे, जहां उन्होंने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति में शस्त्र पूजा का महत्व समझाते हुए बताया कि भारतीय संस्कृति में शस्त्र हमेशा धर्म की रक्षा के लिए उठे हैं। रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम ने शस्त्र उठाए तो शस्त्र उठाकर देवी मां ने असुरों का संहार किया। यह भारतीय संस्कृति है जहां किसान हल की पूजा करता है, लोहार अपने औजारों के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ता है, विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को अपने मस्तक से लगाता है। इसी प्रकार सैनिक शस्त्रों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के यह साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धर्म धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारत के सामने मौजूद तमाम सीमांत चुनौतियों के मद्देनजर शस्त्रों की जरूरत पर भी ध्यान केंद्रित किया। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे राष्ट्र के लिए शस्त्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं उनका स्वरूप कभी आसान नहीं रहा है और ये चुनौतियां भी अलग अलग तरीके से आती हैं। उत्तरी सीमाओं पर भी स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। पश्चिमी मोर्चे पर भी आतंकवाद का खतरा निरंतर बना हुआ है और हिंद महासागर में भी नई नई रणनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं। कभी ये चुनौतियां बाहरी आक्रमण के रूप में सामने आती हैं, कभी आतंकी संगठनों के रूप में आती हैं और आजकल तो साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार के रूप में भी चुनौतियां आ रही हैं। अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात करते हैं सिनेमा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय फिल्म उद्योग को नई ऊर्जा दी है, जिसकी वजह से आज भारत दुनिया की क्रिएटिव कैपिटल बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री नए युग में है, जहां क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी मिलकर भारत को सॉफ्ट पावर से सुपर पावर बनाने की दिशा में लेकर जा रहे हैं। भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की सॉफ्ट पावर का नाम दिया, जो भारत की संस्कृति, कहानियों और ताकत को पूरी दुनिया तक पहुंचाती है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय से लेकर एंटी पायरेसी कानून और हाल ही में हुए वेव्स समिट तक
पीएम मोदी ने भारतीय फिल्म उद्योग को नई ऊर्जा दी और आज भारत दुनिया की क्रिएटिव कैपिटल बनने की ओर बढ़ रहा है। जनवरी 2019 मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सिनेमा ने सदियों से हमारे समाज को जोड़ा है। इसी मौके पर पीएम मोदी ने कई अहम घोषणाएं भी की। इस म्यूजियम ने न केवल फिल्म टूरिज्म को बढ़ाया बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दी। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता पायरेसी। 2023 में मोदी सरकार ने सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल पास किया। अब थिएटर में अवैध कैम रिकॉर्डिंग या ऑनलाइन पायरेसी पर 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। फिल्म इंडस्ट्री ने खुले दिल से इसका स्वागत किया। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से लेकर स्वतंत्र फिल्मकारों तक सबने माना कि ये कदम इंडियन सिनेमा की सुरक्षा और निवेश दोनों के लिए ऐतिहासिक है। मई 2025 जब मुंबई से उठी वेव्स की लहर, प्रधानमंत्री मोदी ने वेव्स 2025 विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का किया शुभारंभ। यहाँ एक साथ आए दुनिया के दिग्गज सितारे, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, क्रिएटिव लीडर्स, निवेशक और एंटरप्रेन्योर्स। पीएम मोदी ने कहा, ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। क्रिएटिविटी की वेव, एक ऐसी लहर जो आपकी मेहनत, आपका पैशन चला रहा है। टू द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ड्रीम बिग एंड टेल योर स्टोरी। To investors, invest not just in platforms, but in people. To Indian youth, tell your 1 billion untold stories to the world. समिट में हुए बड़े ऐलान, $1 बिलियन का क्रिएटर फंड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना, यानी युवा क्रिएटर्स के लिए भविष्य के नए दरवाजे। फिल्म उद्योग के लिए अन्य अहम पहलें, सिंगल विंडो पोर्टल और नई को प्रोडक्शन ट्रीटीज। भारत में विदेशी फिल्म निर्माण हेतु 40% तक टैक्स रिबेट। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता, जिसका दायरा 2024 में 100 तक बढ़ाया गया। एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट। जीएसटी में राहत, 100 रुपए से कम टिकट पर अब सिर्फ 5% टैक्स। मोदी सरकार ने किया राज कपूर, मोहम्मद रफी, रजनीकांत जैसे महान कलाकारों का सार्वजनिक रूप से सम्मान। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट ने रचा इतिहास। भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 में संस्कृति कार्य समूह बना। चर्चाओं ने वैश्विक सांस्कृतिक कूटनीति को नया आयाम दिया। इसका परिणाम दस्तावेज काशी संस्कृति मार्ग कहलाया, जिसे सर्वसम्मति से अपनाया गया। इसी अवसर पर रिपोर्ट G20 कल्चर शेपिंग द ग्लोबल नैरेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ भी जारी की गई। मोदी सरकार के कदमों से भारतीय सिनेमा और संस्कृति को मिली है ग्लोबल ब्रांडिंग। ओटीटी और यंग टैलेंट के लिए पीएम की पहले गेम चेंजर साबित हुई। विभिन्न मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, सिनेमा हमारी संस्कृति का आईना है और हमारी शक्ति का माध्यम। आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री नए युग में है, जहां क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी मिलकर भारत को सॉफ्ट पावर से सुपर पावर बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरें और भी हैं, देखते रहिए टीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दशकों से देश दुनिया में विविधता, विश्वसनीयता और भारत से जुड़ाव ही दूरदर्शन और आकाशवाणी की पहचान रही है। देश की भाषाई विविधता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी हिंदी और अंग्रेजी भाषा सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में समाचारों को प्रसारित कर रहा है।
वर्तमान में आकाशवाणी ईटानगर से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सहित 11 स्थानीय जनजातीय बोलियों में समाचारों को प्रसारित किया जा रहा है। ईटानगर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की जनजातीय चेतना में आकाशवाणी की इन्हीं उपलब्धियों पर आधारित देखिए ये खास रिपोर्ट। आकाशवाणी ईटानगर dengan temilai tarik talmuk samgabat आकाशवाणी ईटानगर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनि न्यू दिल्ली तो थामपुरबन अताल के नेशनल फिल्म अवार्ड को है इरो आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ मचूसा दुबासने सोम सितंबर जुनी। अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग स्थानीय जनजातीय बोलियों में समाचार को आप आकाशवाणी ईटानगर से सुन रहे हैं, जो आज राज्य में सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय भाषाओं के संवर्धन और जनजातीय समुदाय के विकास में एक अहम भूमिका निभा रहा है। स्थानीय जनजातीय समुदायों के बीच भावनात्मक जुड़ाव, देश की भाषाई विविधता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी ईटानगर से 11 स्थानीय जनजातीय बोलियों में समाचारों को प्रसारित किया जाता है। वर्तमान में आकाशवाणी ईटानगर से मिसिनी कमान, वांचो, आदि, निसी, गालो, आपातानी, तागीन और मोनपा जैसी स्थानीय जनजातीय बोलियों में समाचारों को प्रसारित किया जा रहा है। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाते 11 स्थानीय जनजातीय बोलियों के साथ साथ आकाशवाणी ईटानगर से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी समाचारों को प्रसारित किया जा रहा है। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागराम। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही लोक सेवा प्रसारक होने के साथ साथ यहाँ के लोगों की आवाज़ भी है और हम ये तयशुदा ये करते हैं कि यहाँ पे जो समाचार है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सरकारी इन्फॉर्मेशन है, लोगों की भी जो बातें है, उन लोगों का ये माध्यम बने, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील है। स्थानीय भाषाओं और जनजातीय बोलियों में समाचार प्रसारित होने से आज अरुणाचल प्रदेश के श्रोताओं तक राष्ट्रीय समाचार आसानी से पहुँच पा रहे हैं, जिससे वे अपनी भाषा में देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। आकाशवाणी ईटानगर के स्थानीय भाषाओं के समाचार वाचकों का कहना है कि इस तरह के समाचार प्रसारण से राज्य के लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस होता है। यहाँ में टोटल जो 11 भाषाएं बोला जाता है, निशी, नोक्टे, अपातनी, तंगसा और कमान मिसमी, और मैं कमान मिसमी न्यूज़ रीडर हूँ और कमान मिसमी ज़्यादातर जो है लोहित और अंजाव में बोला जाता है। मैं आकाशवाणी ईटानगर में 25 साल से तांगसा डायलेक्ट प्रोग्राम में न्यूज़ रीडर हूँ। समाचार कला, संगीत, साहित्य, खेल, विज्ञान, स्वास्थ्य और विकास के जरिए दशकों से देश दुनिया में आपकी आवाज, आपकी कहानियां और आपकी धुनों को साझा कर रहा है आकाशवाणी। विविधता, विश्वसनीयता और भारत से जुड़ाव दशकों से आकाशवाणी की पहचान रही है। एक साझा राष्ट्रीय मंच की तरह देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी ने आम लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाई है। आज दूरदर्शन और आकाशवाणी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देश के सभी प्रमुख भाषाओं और क्षेत्रीय बोलियों में समाचारों को प्रसारित कर रहा है। बहरहाल दशकों से दूरदर्शन और आकाशवाणी ने भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। ये यात्रा अनवरत जारी है। आकाशवाणी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं सहित तकरीबन 92 भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में समाचार प्रसारित करता है। अरुणाचल प्रदेश में भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं से समाचार का प्रसारण किया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो भाषाई विविधता के आधार पर आकाशवाणी और दूरदर्शन देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, डीडी न्यूज। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से आरंभ हुआ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक जन आंदोलन बन गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 11,50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 6,50,00,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। 2 अक्टूबर तक जांच की संख्या में काफी इजाफा होने की संभावना है। राजधानी के डॉक्टर
राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आज एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत आरएमएल अस्पताल में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं, जिसमें एनीमिया, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों का पता लगाना, पोषण परामर्श और अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आरएमएल अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की संयोजिका डॉक्टर पूजा सेठी ने हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वे एक स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सके। स्वस्थ नारी किस तरह से सशक्त समाज की परिकल्पना करती है, एक खासा अहम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नारी के हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है और हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार इस पर काम कर रही है। इसको लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक मैराथन का आयोजन किया गया और इसकी संयोजिका डॉक्टर पूजा सेठी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि होलिस्टिक जो हेल्थ की अप्रोच है उसके तहत लगातार काम कर रही है और ये बड़ा अभियान। इसमें हमने नारियों की हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, वुमेन्स हेल्थ हो, मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो, हमने हर उसको हमने टच किया है। अलग अलग तरह के कैंप लगाए गए हैं, अलग अलग तरह के शिविर थे, हमने काफ़ी सारी स्क्रीनिंग करी है। जैसे काफ़ी महिलाओं में, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं परिवार के उसमें लगी रहती हैं और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर चेक नहीं कराती, तो हमने काफ़ी सारे कैंप लगाए जिसमें हमने फ्री ब्लड शुगर, फ्री हाइपरटेंशन चेक किया और जो महिलाएं ऐसी थी जिनमें रिस्क फैक्टर्स थी उनको आगे का इलाज बताया गया, काउंसलिंग करी गई, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस बताई गई। पूरे कैंपेन के दौरान चूंकि महिलाएं घर से नहीं निकलती हों और बड़ा फोकस मातृ शक्ति पे था, जो माताएं हैं वो घर से निकले, किस तरह से निकल के आई, कैसे देखा आपने पूरे अभियान को? हमारे यहाँ जगह जगह नुक्कड़ नाटक हो रहे थे और हमारे यहाँ ये स्क्रीनिंग कैंप्स फ्री लगे हुए थे, जगह जगह टेस्ट हो रहे थे, तो काफ़ी माताओं और बहनों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने टेस्ट कराए और अगर जिनकी बीमारी निकली उनको उसी हिसाब से इलाज बताया गया। ओवरऑल जो महिलाएं अब जो स्क्रीनिंग हुई हैं और उनकी कुछ बीमारियां हैं तो उसको कैसे आप ट्रीट कर रही हैं, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? इस कैंप के दौरान में काफ़ी महिलाओं की और तकलीफ़ों के बारे में पता चला, मेंटल हेल्थ, तो हम स्पेशल काउंसलिंग सेशंस आगे करके लगाएंगे जिनमें महिलाओं की जिसकी सुख सुविधा वो फ्री में ले सकती हैं यहाँ पे। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या अपनी दिनचर्या में क्या क्या उनको बदलाव लाने हैं बताया जाएगा और ये सब काउंसलिंग आगे भी चल के, यही नहीं कि अब ये हमारा अभियान खत्म हो गया तो ये यहीं पर रुक जाएगा, ये आगे जारी रहेगा। लगातार आप सेवा कर रही हैं, इस पूरे कैंपेन के दौरान कितनी खुशी और कितना बड़ा पल? देखिए, एक नारी होते हुए इस अभियान को लेने में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि नारी जो है पूरे परिवार का तो ध्यान रखती है लेकिन अपने को भूल जाती है, तो उनको लगा कि हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है और अपने ऊपर ध्यान देंगी तभी हम अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के नर्सिंग स्टाफ लगातार इसमें आगे बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा भाव से इस कैंपेन में भाग ले रहे हैं और एक बड़ा कैंपेन माना जा सकता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत में कृषि केवल एक पेशा नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है, लेकिन इस धड़कन को और मजबूत करने के लिए जरूरी है संगठन, सहयोग और सामूहिक शक्ति। इसी के लिए सरकार सहकारिता पर जोर देती रही है। इसके साथ ही सरकार किसानों को उनकी पैदावार का बेहतर दाम दिलाने के लिए FPO यानी किसान उत्पादक संगठनों को भी बढ़ावा दे रही है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट। भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की रीढ़ है हमारे किसान। किसानों की तरक्की के बिना देश की प्रगति अधूरी है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने सहकारिता और FPO यानी किसान उत्पादक संगठनों को किसानों की आर्थिक मजबूती का जरिया बनाया है। FPO किसानों का एक ऐसा समूह है जो उत्पादन से लेकर विपणन तक की जिम्मेदारी खुद उठाता है। छोटे और सीमांत किसान जब FPO के तहत एकजुट होते हैं तो उन्हें न केवल ज्यादा दाम मिलते हैं बल्कि बीज, खाद और मशीनरी जैसी सुविधाएं भी सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। किसानों के उत्थान के लिए सरकार किसान उत्पादक संगठनों को विस्तार भी दे रही है। 2014 से अब तक 10,000 FPO स्थापित किए जा चुके हैं।
जो लाखों छोटे किसानों को जोड़ रहे हैं। ये एफपीओ किसानों को अपनी उपज बड़े पैमाने पर बाजारों तक पहुंचाने में मदद करते हैं और ब्रांडेड उत्पाद विकसित करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। 15,000 से ज्यादा उत्पाद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनमें कश्मीर के बासमती चावल, केसर और अखरोट, हिमाचल प्रदेश के जैम और सेब का जूस, राजस्थान के मोटे अनाजों के बिस्कुट, मध्य प्रदेश के सोया नगेट्स, बिहार की सुपरफूड मखाना, महाराष्ट्र के मूंगफली का तेल और गुड़ और केरल के केले के चिप्स और नारियल तेल आदि शामिल हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एफपीओ भारत की कृषि विविधता को हर घर तक पहुंचा रहे हैं। 1100 से ज्यादा एफपीओ करोड़पति बन चुके हैं, जिनका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एफपीओस जो है, इनके चलते किसानों का जो एक सामूहिक जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। जब किसान एकत्रित होकर जब बाजार में बार्गेन करता है तो उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। बीच में जो मध्यस्थता या जिसको कहते हैं बिचौलियों की एक ज़रूरत पड़ती थी या मजबूरी थी, वो अब ख़त्म कर दिया है एफपीओ के आने से। एफपीओ जो है आपको प्रशिक्षण भी देता है। एफपीओ बहुत सारे ऐसे काम भी करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और आपका मुनाफा बढ़े। एफपीओ अब मत्स्य पालन और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। 1000 से अधिक मौजूदा मत्स्य पालन सहकारी समितियों को एफपीओ में बदलने का कार्य आवंटित किया गया है। ये सभी कदम भारत को आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में आगे ले जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करने के सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक वेस्ट इंडीज ने लंच तक 5 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल 8 रन बनाकर और टी कैंपबेल बिना खाता खोले जल्द आउट हो गए। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने 3 और विकेट गंवा दिए। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके, वहीं जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।